अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज और आप सभी का स्वागत है। शिवसेना को आज तब बड़ा झटका लगा जब बंबई उच्च न्यायालय ने कंगना रनौत के बंगले पर बीएमसी की कार्रवाई को गलत बताते हुए विध्वंस के आदेश को रद्द कर दिया। शिवसेना ने इस पूरे मुद्दे को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रही अभिनेत्री को सबक सिखाने के उद्देश्य से उनके बंगले का एक हिस्सा तब ध्वस्त करा दिया जब वह मुंबई में नहीं थी। हालांकि अदालत ने विध्वंस पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन बीएमसी ने आदेश आने से पहले ही जल्दबाजी में ध्वंस की कार्रवाई कर दी थी। यही नहीं, शिवसेना को आज उच्चतम न्यायालय से भी बड़ा झटका लगा जब पत्रकार अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी गई। आज की इस रिपोर्ट में कंगना और अर्नब के अलावा उद्धव ठाकरे सरकार के अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा करने पर भी बात करेंगे। उद्धव ने क्यों कहा है कि वह संयम रखते हैं लेकिन नामर्द नहीं है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन जरा पहले कंगना की बात कर ली जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कहा है वह सभी राजनेताओं के लिए चेतावनी होनी चाहिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा है कि बीएमसी द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई द्वेषपूर्ण कृत्य था और अभिनेत्री को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। अदालत ने विध्वंस के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि अदालत किसी भी नागरिक के खिलाफ प्रशासन को बाहुबल का उपयोग करने की मंजूरी नहीं देती है। न्यायमूर्ति एसजे काठवाला और न्यायमूर्ति आरआई चागला की पीठ ने कहा कि नागरिक निकाय द्वारा की गई कार्रवाई अनधिकृत थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। पीठ कंगना रनौत द्वारा 9 सितंबर को उपनगरीय बांद्रा स्थित अपने पॉली हिल बंगले में बीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि नागरिक निकाय ने एक नागरिक के अधिकारों के खिलाफ गलत इरादे से कार्रवाई की है। कंगना रनौत ने बीएमसी से हर्जाने में 2 करोड़ रुपए मांगे थे और अदालत से बीएमसी की कार्रवाई को अवैध घोषित करने का आग्रह किया था। मुआवजे के मुद्दे पर पीठ ने कहा कि अदालत नुकसान का आकलन करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त कर रही है जो याचिकाकर्ता और बीएमसी को विध्वंस के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान पर सुनवाई करेगा। अदालत ने कहा मूल्यांकन अधिकारी मार्च 2021 तक मुआवजे पर उचित आदेश पारित करेंगे। बीएमसी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अभिनेत्री ने गैरकानूनी तरीके से अपने बंगले में निर्माण कार्य कराए थे। बीएमसी द्वारा 9 सितंबर को विध्वंस प्रक्रिया शुरू करने के बाद ही कंगना रनौत ने यह याचिका दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने अंतरिम आदेश में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी। अदालत के आदेश के बाद कंगना ने ट्वीट कर फैसले पर खुशी जताई और कहा कि यह हमारे लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने समर्थन देने के लिए सभी शुभचिंतकों का शुक्रिया भी अदा किया। हेलो एवरीवन, मैं अपनी फिल्म तलाईवी की शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाई कोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। सो आई वांट टू थैंक ऑल माय फ्रेंड्स हु गेव मी करेज एंड टू दोज हु मेड फन ऑफ मी, लाइड about the illegal demolition and said that it was a legal act. No, it wasn't. I want to thank those also who played villains, because it's only because of them I can play a hero. Thank you. उधर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि 2 साल पुराने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य को दी गई अंतरिम जमानत तब तक जारी रहेगी जब तक बंबई उच्च न्यायालय याचिका का निपटारा नहीं कर देता। और साथ ही कहा कि न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक कानून नागरिकों का चुनिंदा तरीके से उत्पीड़न करने के लिए हथियार न बने। उच्चतम न्यायालय ने अर्नब को 11 नवंबर को अंतरिम जमानत दी थी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले में टीवी पत्रकार और 2 अन्य को राहत देने के कारणों पर प्रकाश डाला।
पीठ ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दायर याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय के फैसला करने के दिन से 4 सप्ताह बाद तक पत्रकार अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत कायम रहेगी। पीठ ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों, निचली अदालतों को राज्य द्वारा आपराधिक कानून के दुरुपयोग के प्रति सतर्क रहना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक कानून नागरिकों को चुनिंदा तरीके से उत्पीड़ित करने का हथियार न बने। पीठ ने कहा, उन नागरिकों के लिए इस अदालत के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते जिन्होंने प्रथम दृष्टया यह दिखाया है कि राज्य ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। साथ ही कहा कि एक दिन के लिए भी किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनना गलत है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में 2 आरोपियों एन शारदा और फिरोज मोहम्मद शेख को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए। इस बीच महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी यानी MVA सरकार शनिवार को अपना 1 वर्ष पूरा करने जा रही है और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सत्ता से हटाने की भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत हुई है। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन वाली MVA सरकार ने अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इसका श्रेय ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच घनिष्ठता को दिया जाता है। हालांकि यह आरोप भी लगते रहे हैं कि सहयोगी दलों के बीच समन्वय की कमी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के साथ लंबी चली खींचतान के बाद शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई। उन्होंने पिछले वर्ष 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कोरोना वायरस महामारी और प्राकृतिक आपदाएं जैसे चक्रवात निसर्ग, पूर्व विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बाढ़ आदि घटनाओं ने ठाकरे सरकार के सामने कड़ी चुनौतियां पेश की। जानकारों का कहना है कि इस दौरान मुख्यमंत्री पर घर से काम करने के आरोप लगे, लेकिन इसके अलावा उन पर कोई आरोप नहीं लगा। इसके अलावा उन्हें और उनके बेटे आदित्य को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में फंसाने की कोशिशें भी नाकाम साबित हुई। आदित्य राज्य सरकार में मंत्री हैं। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे सबको साथ लेकर चलने पर विश्वास करते हैं, अपने को किसी पर थोपते नहीं है। हालांकि राज्य में इस दौरान पालघर में 2 साधुओं की पीट कर हत्या और अभिनेता सुशांत सिंह की मौत का मामला राजनीतिक सुर्खियां बना रहा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने ठाकरे और आदित्य पर निशाना साधा और आदित्य का नाम सुशांत मामले में खींचने की कोशिशें भी हुई। आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किए जाने और अभिनेत्री कंगना रनौत के बांद्रा स्थित बंगले के कुछ हिस्से को शिवसेना नीति BMC द्वारा ढहाए जाने के मामले में भी ठाकरे भाजपा के निशाने पर आए। इन घटनाओं और राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच MVA सरकार की स्थिरता को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज्य की MVA सरकार को कोई खतरा नहीं है और यह तब गिरेगी जब तीनों में से कोई एक पार्टी बाहर होगी। इस बीच महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को खुलेआम चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि मैं संयमी हूं, नामर्द नहीं, और इस तरह से हमारे परिजनों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए हमला जारी रहा तो हम 1 का बदला 10 से लेंगे। उन्होंने कहा कि उस रास्ते पर चलने की हमारी इच्छा नहीं है, पर हमें मजबूर मत करो। गौरतलब है कि सुशांत सिंह की मौत के प्रकरण में उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा गया था। इसके अलावा इसी सप्ताह ईडी ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के ठिकानों पर रेड मारी। साफ है कि शिवसेना प्रमुख इन घटनाक्रमों को लेकर काफी नाराज हैं। शिवसेना को लगता है कि ये कार्रवाइयां महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने के लिए की जा रही हैं। उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना से इंटरव्यू में कहा कि ईडी आदि का दुरुपयोग करके दबाव बनाओगे तो यह मत भूलो कि तुम्हारे भी परिवार और बच्चे हैं। उद्धव ने कहा कि हम में संस्कार हैं, इसलिए संयम बरत रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, मैं शांत हूं, संयमी हूं, लेकिन नामर्द नहीं हूं। जिस प्रकार से हमारे लोगों के परिजनों पर हमले शुरू हैं, ये तरीका महाराष्ट्र का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ एक संस्कृति है, हिंदुत्ववादी मतलब एक संस्कृति है। अगर हम पर हावी होने की कोशिश करने वाले हमारे परिवार या बच्चों पर आना चाहते हैं तो याद रखें, उन लोगों के भी परिवार और बच्चे हैं और आप भी धुले चावल नहीं हो। तुम्हारी खिचड़ी वैसे पकानी है वो हम पका सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, आप सीबीआई का दुरुपयोग करने लगे तब उस पर नकेल लगानी पड़ी। क्या ईडी और सीबीआई पर राज्य का अधिकार नहीं है? हम देते हैं नाम, हमारे पास है नाम, माल मसाला पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बदले की भावना रखनी है क्या? फिर जनता हमसे क्या अपेक्षा रखेगी? बदले की भावना से ही काम करना है तो तुम 1 बताओ, हम 10 बताएंगे, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा।
मुख्यमंत्री ने सरकार के अन्य घटकों कांग्रेस और एनसीपी से सहयोग के सवाल पर कहा कि सभी का सहयोग मिल रहा है और आराम से 1 साल पूरा हो गया तथा मुझे आत्मविश्वास है कि अगले 4 साल भी हम जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि अघाड़ी करने के लिए शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस जब तीनों पार्टियां एक साथ आ रही थी तब कुछ लोगों को लग रहा था कि ये तीनों पार्टियां एक साथ आएंगी ही नहीं। भाजपा का नाम लिए बिना उद्धव ने कहा कि कुछ लोगों ने ऐसा कयास लगाया था कि शिवसेना हमारे पीछे दौड़ी चली जाएगी। जिन लोगों को ऐसा लगता था उनका अनुमान गलत साबित हुआ। उद्धव ने कहा कि इस 1 वर्ष में सरकार को अस्थिर करने के प्रयास पूरी तरह नाकाम सिद्ध हुए। उन्होंने कहा, मुझे जब चुनौती मिलती है तो ज़्यादा स्फूर्ति आती है। एक बात कुछ लोग भूल जाते हैं कि चमत्कार इस महाराष्ट्र की मिट्टी में है, तेज है। महाराष्ट्र पर कई संकट आए, विपत्तियां आई, अच्छे हमलावर आए, लेकिन क्या हुआ? महाराष्ट्र ने मरी हुई मां का दूध नहीं पिया हुआ है, बाघ की संतान है। जो कोई भी महाराष्ट्र के आड़े आएगा या फिर दबाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इसका इतिहास में उदाहरण दर्ज है। भविष्य में देखना होगा तो देखने को मिलेगा। और ऐसे संकटों का सामना करते हुए, उन्हें खत्म करते हुए महाराष्ट्र आगे बढ़ता रहा है। महाराष्ट्र कभी रुका नहीं, महाराष्ट्र कभी रुकेगा नहीं। इसलिए महाराष्ट्र को चुनौती देने वालों को मेरा कहना है कि ऐसी चुनौती देकर आप प्रतिशोध चक्र चलाने वाले होंगे तो प्रतिशोध चक्र में उलझने की हमारी इच्छा नहीं है, परंतु आपने इसके लिए मजबूर ही किया तो फिर ठीक है। आपके प्रतिशोध चक्र के जवाब में हमारे पास सुदर्शन चक्र है, हम पीछे लगा सकते हैं, ऐसा ठाकरे ने अपने साक्षात्कार में कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरी हर हरकत पर नजर है, ज्यादा हावी होंगे तो हाथ धोकर पीछे लग जाऊंगा। जिन जिन के परिवार हैं, जिन जिन के बाल बच्चे हैं, वे आईने में देखें कि आपके भी बाल बच्चे हैं, परिवार है। ऐसा वक्त कल आप पर भी लाने का वक्त हम पर ना लाएं, क्योंकि आप भी दूध के धुले नहीं हो। यदि पीछे लग गए तो उस विकृत स्तर तक मुझे जाना नहीं है। महाराष्ट्र है, राजनीति करो, ठीक है, आप विचारों से हराओ, विचार समाप्त हो जाते हैं तब विकृति आती है। ये विचार खत्म होने के लक्षण हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर जिस तरह से घमासान हुआ, उसे लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं उनकी तरफ करुणा भरी नज़र से देखता हूं, क्योंकि जिन्हें लाश पर रखे मक्खन बेचने की जरूरत पड़ती है वे राजनीति करने के लायक नहीं है। दुर्भाग्य से एक युवक की जान चली गई, उस गई हुई जान पर आप राजनीति करते हो, कितने निचले स्तर पर जाते हो। यह विकृति से भी गंदी राजनीति है। जिसे हम मर्द कहते हैं वो मर्द की तरह लड़ता है। दुर्भाग्य से एक जान चली गई, उस पर अलाव जलाकर आप अपनी रोटियां सेकते हो, यह आपकी औकात है। लव जिहाद को लेकर भी उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कहा कि राजनीति में भी लव जिहाद का कॉन्सेप्ट लागू क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो वह इस शादी का विरोध करते हैं, फिर आपने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन क्यों किया? नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, विभिन्न राजनीतिक विचारधारा वाली पार्टियों के साथ आपने गठबंधन किया, क्या यह लव जिहाद नहीं है?